मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। क्योंकि विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए फिजिक्स की क्लास होगी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, यूनिट, और यूनिट कैसे निकाली जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखना, व्यावसायिक मात्रक विद्युत शक्ति का जो काम में लिया जाता है वो यूनिट काम में लिया जाता है, और यूनिट को लिखते हैं kWh, किलोवाट घंटा। ठीक है, व्यावसायिक मात्रक इसको बोला जाता है किलोवाट घंटा। अब ये निकालते कैसे हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस kWh को बदलेंगे जूल में, कि एक kWh या एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात है एक kWh में जूल, इसमें जूल निकाले जाएंगे, कितने जूल होंगे। तो देखना, एक kWh बराबर, एक की जगह एक, k का मतलब किलो, किलो को कितना लिखेंगे 10 की घात 3, इनटू में वाट होता है ना, तो इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख देंगे वाट इनटू में, और यहाँ पे h है वो क्या लिख देंगे घंटा, ऐसे लिखा जाएगा। अब एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 गुणा 60, तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 वाट गुणा में, इसको लिखेंगे 60 गुणा 60 सेकंड। ये लो, बदल दिया ना घंटे को, 60 गुणा 60 होता है 3600, तो इसको लिखते हैं, देखो 2 जीरो तो ये 3 पावर तो ये एक यहाँ से रहेगी, यहाँ से 5 बन गई, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5 बराबर होगा इनटू में वाट इनटू सेकंड। अब देखो वाट को क्या लिख सकते हैं, याद होगा आपको, पावर क्या होती है, P बराबर होती है W बटे T, इसका मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है सेकंड। जूल बटा सेकंड ही क्या कहलाता है, वाट। तो वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल बटे सेकंड। तो लिखते हैं 36 गुणा 10 की घात 5 जूल बटे में सेकंड इनटू में सेकंड। तो देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो 1 kWh कितने जूल के बराबर हो गया, 1 kWh बराबर होगा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल के बराबर होगा। ये यहां से इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा, 1 kWh बराबर होगा 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। इस तरीके से हम जूल में बदल सकते हैं। अब आपको यूनिट निकालने का तरीका बताता हूं कि कैसे निकालते हैं। जैसे जो विद्युत खर्च है वो यूनिट के रूप में किस तरीके से निकाला जाता है, विद्युत खर्च यूनिट के रूप में, और यूनिट को बोलते हैं kWh, किलोवाट घंटा के रूप में। अब देखो, हमें पता है कि विद्युत खर्च है वो विद्युत ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सिंपल, व्यावसायिक नहीं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट इनटू घंटा। ये होता है ना, वाट इनटू में घंटा। अब देखो, समय तो घंटे में है यहाँ पे, और वाट होता है वो क्या है, वाट है वो वाट के रूप में शक्ति है। इसको हमें किलो में बदलना है, कि हमें ये जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, हमारा वाट इनटू घंटा की जगह किलोवाट में आना चाहिए, kWh में आना चाहिए। तो kWh में आने के लिए हमें इसको 1000 से गुणा करेंगे और 1000 से भाग करेंगे, तो यूनिट जो आता है, यूनिट का फॉर्मूला, यूनिट बराबर होगी, क्योंकि यूनिट की विद्युत खर्च है और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो इसको देखो यहाँ पे लिखते हैं शक्ति, क्योंकि इसका मात्रक किसमें होता है, वाट में। तो पावर P इनटू में वाट में, इनटू यहाँ पे लेते हैं समय T, किसमें आता है ये, घंटे में, दोनों। अब इसको किलो में बनाना है, तो देखो वाट इनटू घंटा है ना, किलो में बनाने के लिए हम क्या दे देंगे, यहाँ पे अगर किलो लिखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे किलो वाट घंटा, इसका तो ये आएगा ना वाट इनटू घंटा, शक्ति इनटू समय, वो वाट इनटू घंटा आ गई। इसको किलो बनाएंगे तो इसको 1000 से क्या देंगे, भाग, तो मैं इसको 1000 से भाग भी दे देता हूँ, ये लो। तो हमारा kWh का जो फॉर्मूला निकल के आएगा कि एक यूनिट या 1 kWh किलोवाट घंटा बराबर होगा पावर, ये किसमें होगी, वाट में, इनटू में, और यहाँ पे होगा समय, और समय किसमें होगा, घंटे में, ये आ जाएगा, और घंटे में किसका भाग लगेगा, इसमें 1000 का भाग लग जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बन के आएगा वो किसका बन के आएगा, एक यूनिट का फॉर्मूला बन के आएगा। तो इस तरीके से हम हमारे घरों में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का कुल खर्च निकाल सकते हैं, कितने रुपए में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि यूनिट निकल जाएगी, और यूनिट निकलने के बाद में हमें यह पता होगा कि एक यूनिट के कितने पैसे लगते हैं या कितने रुपए लगते हैं। उन रुपए को उन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कुल विद्युत खर्च आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत खर्च निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल पे बात करते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसके बाद में क्या होते हैं। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, हमारे सामने दो न्यूमेरिकल है, एक इधर है एक इधर, दोनों को सॉल्व करेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल आपको यूनिट पे खर्च है, देखो यूनिट वाला और खर्चा निकालना है, वो वाला न्यूमेरिकल वो प्रतिरोध निकालना है सामान।
ठीक है, तो हम दोनों की बात कर लेंगे। सबसे पहले इस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ना क्वेश्चन की कि एक 1500 वाट की निम्न शक्ति, मतलब रोड है तो उसका वाट शक्ति कितनी दे रखी है हमें 1500 वाट। मात्रक से आपको पता लगाना होगा कि किसकी वैल्यू दी गई है, तो वाट की वैल्यू दी गई, इसका मतलब ये शक्ति दी गई, तो P बराबर कितने दे रखे हैं 1500 वाट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रतिदिन 3 घंटे पानी गर्म करने के काम में आती है, तो कितने घंटे, प्रतिदिन 3 घंटे, तो प्रतिदिन 3 घंटे, तो 3 घंटे पानी करने के काम में आती है। यदि 1 यूनिट विद्युत खर्च का मूल्य 5 रुपए है तो 30 दिन, अब देखो एक दिन में कितने घंटे काम में लेते हैं 3 घंटे, तो हमें कुल समय निकालना है, तो कुल समय निकालने के लिए कुल समय 30 दिन का कितने घंटे हो जाएंगे, कुल समय T, तो T बराबर कितने दिन है 30 दिन, तो एक दिन के कितने घंटे 3, तो 30 दिन के कितने घंटे हो गए 90 घंटे। इसका मतलब कुल समय कितने घंटे काम में लेंगे रोड को 90 घंटे काम में लेंगे, और 90 घंटे काम में लेने पर कुल विद्युत खर्च कितना होगा, तो अतः यूनिट, तो यूनिट बराबर होगी kWh, किलोवाट घंटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P into T बटे में 1000। P लेते हैं वाट में और समय लेते हैं घंटे में, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा वाट में, इनटू में T किस में आ जाएगा घंटे में, ये इस तरीके से बटे 1000। तो देखना यूनिट निकालते हैं, तो kWh बराबर हो जाएगा, पावर कितना है 1500, तो ये लो 1500 गुणा कुल समय कितना है 90 बटे में 1000, 1 2 3 1 2 3 0 से 3 0 काट दिया, 15 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा 135 यूनिट। इसका मतलब कितनी यूनिट आ रही है 135 यूनिट आ रही है। अब खर्चा देखते हैं, तो 1 यूनिट का खर्चा कितना है 5 रुपए, तो 1 यूनिट का खर्च, चूंकि 1 यूनिट का खर्च बराबर है 5 रुपए, तो कितने यूनिट का चाहिए हमें 135 यूनिट का खर्च होगा, इसको गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो 5 को 5 से करेंगे 25, 2 13 को 5 से करोगे 60, दो कितने हो गए 62, 625 रुपए, तो कुल रुपए कितने लगेंगे हमारे 625 रुपए लगेंगे यूनिट के। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपको समझ में आया कैसे करते हैं, पहले आप क्या निकालोगे, जो दे रखा है वो लिख लो, वाट दे रखे हैं, घंटे निकालो, पहले कुल समय निकालो कि प्रतिदिन 3 घंटे, तो 30 दिन में कुल समय कितने घंटे लगेंगे 90 घंटे, और ये सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो क्वेश्चन में दे रखी है उनको लिख लो, धारा कितनी दे रखी है I बराबर दे रखी है 10 मिली एम्पियर। अब देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर पढ़ाया था, इसका जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें आपको मिली बताया था कि मिली का मतलब कितना होता है 10 की घात -3, तो इसको क्या लिखेंगे 10 गुणा में 10 की घात -3 एम्पियर। तो धारा कितनी होगी, तो देखो 10 की घात प्लस की एम्पियर है और माइनस की 2 3 यानी -3 प्लस 1 कितनी होगी -2, तो I बराबर हो जाएगी 10 की घात -2 एम्पियर। ये तो है धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर कितना विभव आता है 2.5 वोल्ट, तो V बराबर हमें दे रखा है 2.5 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, तो प्रतिरोध याद करो, तो ओम के नियम से, और ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R। हमें क्या निकालना है R, तो I को उधर ले जाएंगे, किसमें आ जाएगा भाग में, तो R बराबर कितना हो जाएगा V बटे I। V का मान कितना है 2.5 ये रहा, और I का मान कितना है 10 की घात -2, ये -2 लो, 10 की घात -2 ऊपर जाके किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो R बराबर कितना आएगा, R बराबर 2.5 गुणा 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं 100, और 100 को 2.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 250, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है 250 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 625 रुपए। तो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, आपकी बुक के आंसर क्वेश्चन है, आपकी बुक की बात कर रहे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बुक से लिए, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो देखना आप इनको ट्राई करना किस तरीके से करते हो, और भी क्वेश्चन है लगाना, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन अपना क्वेश्चन डालना, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा विद्युत वाला पोर्शन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम आते हैं नए टॉपिक
पे, वो है हमारा चुंबक, कि चुंबक क्या है, और इसी चैप्टर का टॉपिक है चुंबक के बारे में क्या जानेंगे। अब यहां पे देखो एक प्रभाव आपने पढ़ा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कैसा हुआ। अब पढ़ेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय प्रभाव, कौन सा प्रभाव पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो नेक्स्ट टॉपिक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है, इसके नाम से स्पष्ट, कि विद्युत धारा के कारण कौन सा गुण उत्पन्न होना चाहिए, चुंबकीय गुण उत्पन्न होना चाहिए। तो सबसे पहले सन 1820 में ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक थे, ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान लो एक चालक तार है, इस तार में अगर विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाए तो इस चालक तार के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये बात किसने बताई थी, ओरेस्टेड ने बताई थी। सन 1820 में ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया और इन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ सेकेंडरी वलयों के रूप में क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पर जो ओरेस्टेड ने प्रयोग किए वो प्रयोग कौन से थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो थे ओरेस्टेड के प्रयोग। तो अगला जो टॉपिक है वो है ओरेस्टेड के प्रयोग। कौन कौन से प्रयोग किए इन्होंने, देखो उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक परिपथ बनाया, एक चालक तार लिया, एक चालक तार को बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। जैसे सबसे पहले यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, एक धारावाहिक चालक तार ले लिया ये, इस धारावाहिक चालक तार को नाम दे दिया ए और बी, और इस धारावाहिक चालक तार को जोड़ दिया यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे कुंजी लगा दी और यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा दिया। धारा नियंत्रक मैंने बताया था आपको, धारा परिवर्तक, यहाँ धारा नियंत्रक RH और ये कुंजी ले ली और ये V वोल्ट की बैटरी ली, इस तरीके से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया ओरेस्टेड ने, कि जब सबसे पहला काम किया कि इस कुंजी के को ऑफ रखा। कौन सी कंडीशन में, पहला एक्सपेरिमेंट किया था तब इस कुंजी के को रखा ऑफ रखने पर अब ये चालक तार, इस चालक तार में क्या होगा, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में I बराबर कितनी होगी, 0। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि बंद परिपथ नहीं करना है, ऑन करेंगे तब धारा जाएगी, अब धारा नहीं। अब ओरेस्टेड क्या करते हैं कि इसके पास में चुंबकीय सुई लेके आते हैं, और चुंबकीय सुई क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर एक चुंबकीय सुई को हम स्वतंत्रता पूर्वक लगाएं तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है भौगोलिक उत्तर की ओर तथा उसका दक्षिण ध्रुव है भौगोलिक दक्षिण की ओर। मतलब भौगोलिक मतलब पृथ्वी के उत्तर की तरफ और पृथ्वी के दक्षिण की तरफ ठहरता है। तो यहाँ पर चुंबकीय सुई को लेके ओरेस्टेड के पास में यहाँ पे ये मान लो चुंबकीय सुई इस तरीके से लेके, और ये चुंबकीय सुई का ये वाला पोल था वो कौन सा था, नॉर्थ था, ये वाला कौन सा था, साउथ। इस तरीके से लेके आए चुंबकीय सुई, हम दिशा मान लेते हैं कि ये वाली दिशा जो नॉर्थ है, ये वाली साउथ है, ऊपर वाली वेस्ट है और ये वाली ईस्ट, ये दिशा मानी है। चलो कि विद्युत धारा है वो A से B की तरफ जा रही है। इस चालक तार में कहां से जा रही है, A से B की तरफ। इसका मतलब कौन सी दिशा से जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ, यही हो सकता है। लेकिन पहली कंडीशन में जब कुंजी K को ऑफ रखा तो इस चालक तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात चुंबकीय सुई कौन सी अवस्था में रहती है, अविक्षेपित अवस्था में रहती है। अविक्षेपित क्या कैसे रहती है, अविक्षेपित, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं आता है। इसके बाद में ओरेस्टेड ने ये चीज तो देख ली। फिर इन्होंने दूसरी कंडीशन में क्या की, इसको ऑन किया, कुंजी के को ऑन किया। अब बी कंडीशन किस प्रकार से की, यहाँ पे देखो ये बैटरी है, फिर यहाँ पे कुंजी लगा दी और ये रियोस्टेट लगा दिया, धारा नियंत्रक, और इस तरीके से चालक तार को जोड़ दिया यहाँ पे। और ये वाला बिंदु हो गया A और ये वाला बिंदु हो गया चालक तार का B, और दिशा यहाँ पे इस साइड है नॉर्थ और इस साइड साउथ, और ये हो गई ईस्ट वेस्ट और ये वाली होगी ईस्ट, इसके हिसाब से, ठीक है, दिशाओं के हिसाब से। जैसे ही कुंजी K को ऑन की, कुंजी K को ऑन करते ही V वोल्ट की बैटरी से इस परिपथ में धारा प्रवाहित हुई और धारा किधर से किधर जा रही है, A से B की तरफ। जब धारा A से B की तरफ गई तो ओरेस्टेड ने देखा कि इस चुंबकीय सुई में क्या आ गया, विक्षेप आ गया। जैसे ही धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ गई, ये चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक दिशा से क्या हो जाती है, विक्षेपित
ये चुंबकीय सुई ऐसे चली जाती है इस तरीके से, ऐसे, मतलब इसका जो नॉर्थ था वो इधर चला जाता है और इसका साउथ है वो इधर आ जाएगा। कि जैसे ही इस चालक तार में पहले इसमें कोई भी धारा नहीं थी, चुंबकीय सुई अविक्षेपित अवस्था में रहती है, परंतु जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई कौन सी अवस्था में आ जाती है? विक्षेपित अवस्था में आ जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? विक्षेप आ रहा है तो चुंबकीय सुई हिल रही है, वो तो तभी हिल सकती है जब कौन सा क्षेत्र हो? चुंबकीय क्षेत्र हो। यहां पर भी ओरेस्टेड एकदम से कंफर्म नहीं हुआ, क्या पता हो भी सकता है नहीं भी। अब ओरेस्टेड ने अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट किया सी, उसमें इसने क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल प्लस को माइनस से बदल दिया और माइनस को प्लस से मतलब तार उसने जोड़ते हुए अब देखा ये माइनस और प्लस यहां पे जोड़ दिया कि यहां पे धारा की तरफ दिया गया है और इस तरीके से जाए नीचे से और से में लिखा है और ये धारा आगे से जोड़ दिया है। ये ऊपर मान लो ये एक परिमाण और दिशा होगी वो एक मतलब में एक दशा होगी एक दिशा होगी इस तरीके से। तो बैटरी के टर्मिनल चेंज करके जब पूरी में और क्या तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? बदल गई। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्लस से माइनस की हो जाती है तो प्लस से प्लस है। अब जो क्या करता है कि इस अवस्था में ऐसे विद्युत धारा कैसे हो रहा है? पहले ए से बी की तरफ जा रही थी, अब इस कंडीशन में धारा कैसे होगी? बी से ए की तरफ, मतलब विपरीत होगी। जैसे ही विद्युत धारा की दिशा विपरीत हुई तो ओरेस्टेड ने देखा कि चुंबकीय सुई में भी विक्षेप क्या है? विपरीत दिशा में आ रहा है। पहले विक्षेप ऊपर आ रहा था, अब विक्षेप कहां पे आया? नीचे। ये देखा था इस तरीके कि अब चुंबकीय सुई में वो नीचे की ओर विक्षेपित हुई है, नॉर्मल इस तरीके। अर्थात यहां से क्या पता लगा कि इस कंडीशन में चुंबकीय सुई में आया विक्षेप आया। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित अवस्था में रहती है, परंतु जब इस चालक तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई अविक्षेपित अवस्था में रहती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान किसने बताया? उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया? ओरेस्टेड ने बताया। अब ओरेस्टेड ने इसके साथ ही चीजों करके देखी। ओरेस्टेड ने सोचा धारा की दिशा बदलनी, धारा बदलनी, प्रवाहित की करते और नहीं हुई वहां तक निकला। अब इसने बैटरी चेंज करी, यहाँ पे बैटरी चेंज करके हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई। हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई तो उसमें जैसे बैटरी का मान बढ़ा धारा का मान बढ़ेगा और धारा बढ़ेगी तो धारा बढ़ते इसमें देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेपित क्या है? ज्यादा। ओरेस्टेड ने एक बात और निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या होता है? बढ़ जाता है। अर्थात धारा बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हुआ? बढ़ा। तो धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ बढ़ेगा ना चुंबकीय क्षेत्र और उस चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। फिर अब इसने क्या किया? धारा को वही रखा वहां से, इस चुंबकीय सुई को ऊपर लेके गया। जैसे ही चुंबकीय सुई को चालक तार से दूर लेके गया चुंबकीय सुई में विक्षेप कम हो गया और जैसे ही चुंबकीय सुई को चालक के पास ले गया चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ता गया। इसका मतलब जब चुंबकीय सुई चालक के पास आती है तो विक्षेप बढ़ जाता है। इसका मतलब हुआ कि चालक के पास से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होती है और दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कम होता है। तो इस प्रकार ओरेस्टेड ने यह बताया कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई में क्या होगा? विक्षेप। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया? ओरेस्टेड। क्लियर हुआ? ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पर ओरेस्टेड ने चीज देखी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है वहां तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है वहां तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही धारा प्रवाहित करेगी चुंबकीय सुई में विक्षेप आया, यहाँ पर भी विक्षेप आया। लेकिन एक चीज नोटिस करी यहाँ पे कि जब धारा ए से बी की तरफ प्रवाहित करेगी तो विक्षेप आया ऊपर देखो नॉर्थ से देख और जब धारा की दिशा बदलेगी बी से ए की तरफ तो विक्षेप आया नीचे की तरफ। इसका मतलब
दो नियम है। पहला नियम है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और दूसरा है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दूसरा होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम ऐसे भी बोलते हैं, दक्षिण हस्त नियम भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है दक्षिण हस्त नियम, ऐसे भी बोला जाता है इसको, दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले देखो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम देख लेते हैं। ये किस तरीके से आता है, दाएं हाथ के अंगूठे व उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाकर, ये दाहिना हाथ है, ये अंगूठा और ये उंगलियां, इनको एक साइड ले लो और इसको अंगूठे को लंबवत फैलाकर अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कैसे, जब दाहिने हाथ के अंगूठे व उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाकर अंगूठे को धारा की दिशा में रखा जाए तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये हमेशा ध्यान में रखना। अब इधर ही चुंबकीय क्षेत्र क्यों, क्योंकि इधर तो मुड़ नहीं सकती उंगलियां, सीधी सी बात है। तो देखना, जैसे दाहिने हाथ के नियम के अनुसार मान लो ये धारावाही चालककार है, इसमें धारा जा रही है ऊपर की तरफ, और एक धारावाही चालककार है यहाँ पे लेके इसमें धारा जा रही है नीचे की तरफ, दोनों कंडीशन लेते हैं। अब इस धारावाही चालककार में जब धारा जाएगी तो हमें यह पता है कि इसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। किसने बताया था, ओरस्टेड ने। ये धारावाही चालककार है, इसमें जब धारा जाए, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनेगा जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरह से ज्ञात की जाएगी, वो नियम है। तो देखना, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, ये लो ऊपर की तरफ रखा, अब उंगलियों को लंबवत फैला दिया तो लंबवत इधर गई। अब उंगलियों की मुड़ने की दिशा, तो देखो इधर से तो इधर मुड़ रही है और इधर से मुड़ के इधर जा रही है। ठीक है, दाहिने हाथ की उंगलियां इधर से इस तार के उस साइड को बाहर की तरफ मुड़ रही है। इसका मतलब इधर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसके चारों तरफ ऐसे, उसमें इधर तो दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा यहाँ पे होगी बाहर की तरफ। और जब यहां से घूम के देखो इधर जाएगा दूसरी साइड, तो इधर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इधर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ दिशा को दर्शाते हैं क्रॉस लगाकर, और बाहर की तरफ दिशा आती है उसको लगाते हैं डॉट लगाकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चालक तार के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। इस तार के उस साइड जो है बाहर की तरफ, और इस तार के इस साइड है अंदर की तरफ। अब इसमें निकालते हैं, इसमें निकाले तो वही नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में ये रखिए, अब लंबवत फैला दी, अब उंगलियां किधर मुड़ रही है, अंदर की तरफ। इसका मतलब इधर तो अंदर और इधर से आएगी बाहर, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसमें इधर तो जाएगा अंदर की तरफ और इसमें आएगा बाहर की तरफ। तो इधर तो आएगी डॉट और इधर आएगी क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पता चला, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे व उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाकर उंगलियों को अंगूठे को धारा की दिशा में रखें तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है ये। अब आते हैं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है, हमारे पास एक स्क्रू होता है, ठीक है, इस तरह से एक स्क्रू मान लेते हैं, ये दक्षिणावर्ती पेंच है, स्क्रू है, इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से, और इस पे चूड़ियां बनी हुई है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अब इस स्क्रू को हम कसते हैं तो ये स्क्रू किधर जाएगा, या तो अंदर जाएगा और खोलते हैं तो ऊपर आएगा। अब देखना, जो स्क्रू के नोक की दिशा होगी वो रखते हैं हम किसकी दिशा में, धारा की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, किसी में भी रखो। अगर आप नोक की दिशा अगर किसमें रखोगे, धारा की दिशा में, ऐसे। अब धारा हमें ये पता करनी है, अगर ये स्क्रू अंदर जाएगा तो धारा किधर है, नीचे की तरफ, और ये स्क्रू बाहर निकलेगा तो धारा किधर होगी, ऊपर की तरफ। अब इस स्क्रू को कसते हैं तो ऐसे मैं ऐसे कर रहा हूं तो स्क्रू किधर जा रहा है, नीचे। इसका मतलब जब स्क्रू नीचे जाता है तो उसके घुमाने की दिशा वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये नोक की दिशा ये किसको बताएगी, धारा की दिशा को, और जब धारा की दिशा इस प्रकार होगी तो इसको घुमाने की दिशा किस तरह होगी, वो किसकी दिशा को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को।
और यदि इसको मान लो स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलते हैं तो ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू ऊपर आता है, इसका मतलब धारा की दिशा ऊपर हो गई और घुमाने की दिशा किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये नियम होता है हमारा दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस तरीके से हम इस नियम को भी देख सकते हैं। अब आगे जो टॉपिक आएगा वो हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है। हमें ये पता है कि किसी चालक तार में, कोई भी एक चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ रेखाएं भी उत्पन्न होंगी कुछ, और वो रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम एक छड़ चुंबक को रखते हैं, मान लो हमारे पास एक छड़ चुंबक है ये वाली, ये चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो ये चुंबक है और नॉर्थ और साउथ इस तरीके से है छड़ चुंबक। तो इस छड़ चुंबक को रखने पर इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है और उस क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से है। तो किसी भी चुंबक के चारों तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अब देखो, इस चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलकर किसमें प्रवेश करती है? साउथ में। इसका मतलब नॉर्थ से बाहर निकलती है, ऐसे चलती है और किसमें प्रवेश करेगी? साउथ में। यहां से भी नॉर्थ से निकलकर किसमें प्रवेश करेगी? साउथ से। तो उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इस तरीके से यहां से निकलेंगी और इसमें प्रवेश कर जाएंगी और यहां से नॉर्थ से निकलकर इसमें प्रवेश करेंगी। कैसे? तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होती है नॉर्थ से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ। जबकि चुंबक के अंदर, अब ये चुंबक इसके अंदर है तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर आएगी? जब ये यहां से ऐसे जाके इसमें प्रवेश करेगी तो ऐसे ही तो घूम के आएगी, ऐसे घूम के आएगी। तो चुंबक के बाहर तो चुंबक के बाहर तो क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। लेकिन चुंबक के अंदर जब बात करें हम चुंबक के अंदर की, तो अंदर जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा है वो इधर से होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। इस तरीके से हम चुंबकीय बल रेखाओं को डिफाइन कर सकते हैं। और भी बताऊंगा मैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, तो देखते हैं यहाँ पे बोर्ड रफ करके फिर चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या है। यहाँ से पता लग रहा है कि नॉर्थ पोल से तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? बाहर निकलती है, जबकि साउथ पोल में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है। इस तरीके से चुंबक के बाहर, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है इसकी दिशा, उत्तरी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। एन का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल, और एस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। ये होता है इस तरीके, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ऐसे आता है। अब बात करते हैं हम चालक तार की। तो ओरेस्टेन ने ये बताया था कि किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है सेकेंडरी वलय के रूप में। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र की भी तो कोई ना कोई दिशा होगी, और उसकी दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां पे? बाहर, नॉर्थ से साउथ, क्योंकि ये बाहर की तरह काम करेगा, ये होती है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं और वो रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करे। क्या कह रहे हैं? कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ, यहां पे एक चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे तो इसमें क्या लगेगा? बल लगेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो जब कोई चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करे तो ऐसा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र था। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उनके बारे में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।